हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम अध्यापन कौशल के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि पिछली वीडियोस में हमने शिक्षण कौशल के बारे में बात की थी कि जिसको 4 भागों में विभाजित किया गया था। तो ये 4 इसके भाग हैं और जिसमें उस वीडियोस में हमने भाषा कौशल के बारे में बात की थी। अब हम बात करने वाले हैं अध्यापन कौशल के बारे में। प्रस्तावना कौशल का मुख्य उद्देश्य पूर्व ज्ञान परीक्षण है। प्रश्न पूर्व ज्ञान से संबंधित किए जाने चाहिए, यानी कि जो बच्चे ने पिछला ज्ञान प्राप्त किया है उससे रिलेटेड हमको क्वेश्चन करने चाहिए। प्रश्न ज्ञात से अज्ञात की तरफ होना चाहिए, यानी कि ये दोनों लाइन एक दूसरे से कनेक्ट है। ज्ञात मतलब बच्चा अगर पहले का जो ज्ञान है वो जाहिर है कि जानता होगा, तो जानने वाले ज्ञान की तरफ से हमको अजाने मतलब कि जो बच्चा नहीं जानता है धीरे धीरे उसकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए। अब देखिए, प्रश्न में क्रमबद्धता होनी चाहिए और अप्रासंगिक न हो। प्रश्न सरल व स्पष्ट होना चाहिए, यानी कि प्रश्न बहुत ही सीधा और आसानी से समझ में आए, इस तरह के प्रश्न होने चाहिए। अंतिम प्रश्न समस्थात्मक होना चाहिए, जो पाठ की ओर एक कदम पढ़ने का हो। अब देखिए, प्रस्तावना कौशल के अंतर्गत शिक्षक के द्वारा 5 सवाल किए जाते हैं जी, ठीक है, जिसमें से 4 में क्रमबद्धता होती है तथा 1 सवाल समस्यात्मक होता है, यानी कि 4 सवाल जो है वो बच्चे को आसानी से समझ में आ जाता है और जो 5वां सवाल होता है उसको थोड़ा सा समस्यात्मक बना दिया जाता है। अब देखिए, अन्वेषण प्रधान प्रश्न। प्रस्तावना कौशल का अंतिम समस्यात्मक की तरफ अन्वेषण प्रधान प्रश्न पूछे जाते हैं। इस तरह के प्रश्नों से छात्रों में चिंतन शक्ति, कल्पना शक्ति व मनन शक्ति का विकास होता है। देखिए, अगर बच्चे को 5 सवाल सीधे दे दिए जाएं तो उससे क्या है, बच्चों की जो चिंतन शक्ति है वो उतनी नहीं बढ़ पाएगी। अगर वहीं पर हम एक क्वेश्चन कोई भी अगर थोड़ा सा टफ दे देते हैं तो उससे बच्चे की चिंतन शक्ति, कल्पना शक्ति, वो समस्या में पढ़ेगा तो जाहिर है उसकी चिंतन शक्ति और कल्पना शक्ति दोनों बढ़ेगी और मन शक्ति का विकास होता है। जाहिर है उसको नहीं समझ में आएगा तो वो सोचेगा कि इसका आंसर क्या होगा, किस तरह मैं लिखूं, ये सारी बातें उसके मन में आएंगी। अब देखिए, श्याम पट कौशल यानी कि लेखन कौशल विकास। श्याम पट पर लिखे गए प्रश्न स्पष्ट हों। इन शब्दों का आकार ऐसे हो कि प्रत्येक छात्र देख सके। प्रमुख प्रश्नों को दिखाने के लिए अंडरलाइन का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि आप बच्चे को समझा रहे हो कि इस तरह से आप अंडरलाइन करके बच्चों को सिखा सकते हो। अब देखिए, श्याम पट पर लिखते समय 45 डिग्री का कोण होना चाहिए। कठिन शब्दों का निवारण करने के लिए श्याम पट का प्रयोग करना चाहिए। देखिए, अगर बोलने में जो टफ जो वर्ड्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं कि श्याम पट पर लिख देते हैं, जिससे बच्चे को आसानी से समझ में आ जाता है। श्याम पट लेखन को साफ करते समय हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ, यानी कि इस तरह ऐसे ऐसे साफ जैसे कि कुछ लोग होते हैं इधर उधर से स्क्लिंग करते हैं उसको, तो इस प्रकार से नहीं, ऊपर से नीचे की तरफ हम आएंगे, ऐसे ऐसे। मूल्यांकन एवं गृह कार्य को श्याम पट पर लिख कर देना चाहिए। देखिए, जो मूल्यांकन का होता है और जो गृह यानी कि घर का जो कार्य है वो आप श्याम पट पर लिख देंगे तो वो बच्चे को आसानी से समझ में आ जाएगा और वो टाइम के रहते हुए वो राइट भी कर लेगा। अब देखिए, प्रश्नोत्तर कौशल। बच्चों से प्रश्न किए जाएंगे तो किस प्रकार से वे अपने उत्तर को बताते हैं। प्रश्न ऐसा होना चाहिए जो विषय से संबंधित तथा सार्थक होना चाहिए, यानी कि ऐसा प्रश्न न करें कि जो उसके विषय से संबंधित हो न हो। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आप उससे करिए जो उसके सब्जेक्ट से रिलेटेड हो तथा सार्थक होना चाहिए। उसका भाव स्पष्ट और शुद्ध हो, यानी कि आपका प्रश्न इस प्रकार होना चाहिए कि उसका भाव मीनिंग जो है वो साफ साफ पता चले। प्रश्न का स्तर छात्र के स्तर के समान हो, यानी कि जिस स्तर का छात्र हो उसे उसी स्तर का क्वेश्चन करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, आप उससे 8th क्लास का प्रश्न पूछ रहे हैं तो वो जाहिर है आंसर आपको नहीं देगा। तो अगर 1st क्लास का कक्षा का बच्चा है तो उसको कक्षा 1 से ही रिलेटेड प्रश्न आप पूछेंगे।
प्रश्न क्रमबद्ध और व्यवस्थित हो। अब देखिए प्रवाह कौशल के बारे में हम बात करते हैं। प्रवाह कौशल का मुख्य उद्देश्य निरंतरता या प्रवाह है। देखिए प्रवाह का मतलब ही हुआ निरंतरता, यानी कि आसानी से जो वर्ड्स बोल दिए जाएं वो प्रवाह। इस कौशल का प्रवाह शिक्षक उन छात्रों के लिए करता है जो पढ़ने से विचलित हैं, यानी कि जो नहीं पढ़ पाते, उनसे प्रश्न करके प्रोत्साहन करना तथा पुनर्बलन का प्रयोग करना इस कौशल के अंतर्गत आता है। यानी कि अगर कोई बच्चे का जैसे नहीं पढ़ रहा है, उसका प्रवाह नहीं हो पा रहा है, तो आप उस बच्चे से प्रश्न करिए, उन्हें इतना प्रोत्साहन करिए, उनका पुनर्बलन बढ़ा दीजिए कि वो बच्चा क्वेश्चन का आंसर देने में समर्थ हो जाए। पुनर्बलन मौखिक या लिखित तथा सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। अब देखिए अध्यापन विधियाँ, इसकी विधियाँ कौशल की कौन कौन सी है। शिक्षण श्रेष्ठ विधि। उद्देश्य पाठ्य योजना का मुख्य उद्देश्य। अब देखिए शिक्षण में व्याकरण शिक्षण, आगमन से निगमन, भाषा ज्ञान, प्रस्तुतिकरण। पद शिक्षण खंडानयन विधि, ग्रहण करना, आदर्श वाचन। गद्य शिक्षण व्याख्यान विधि, रसानुभूति, सस्वर वाचन, संवेद वाचन। नाटक शिक्षण अभिनय शिक्षण, संस्कार अभिनय करना। अनुवाद शिक्षण द्विभाषा विधि, द्विभाषा ज्ञान, साक्षातानुवाद। गद्य शिक्षण की विधियाँ देखिए शिक्षक केंद्रित विधि और बालक केंद्रित विधि। अब देखिए यहाँ पे शिक्षक केंद्रित विधि पहले हम देखते हैं कि व्याख्यान विधि। पहली विधि कौन सी है? व्याख्यान विधि। दूसरी विधि है हमारी ऐतिहासिक विधि। तीसरी है व्याख्यान प्रदर्शन विधि। चौथी है ट्यूटोरियल विधि। पांचवी है अभिक्रमिक अनुवेशन विधि। छठवीं है समीक्षा विधि। अब देखिए बालक केंद्रित विधि कौन कौन सी है? प्रोजेक्टर विधि, चर्चा विधि, असाइनमेंट विधि, निगमन विधि, आगमन विधि, ह्यूरिस्टिक विधि। अब इन सारी विधियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ये सारी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। पहले हम पढ़ते हैं व्याख्यान विधि, जो कि शिक्षक केंद्रित विधि के अंतर्गत आती है। इस विधि के अंतर्गत शिक्षक केवल व्याख्या देता है, बालक सुनते हैं। कुछ समय तक छात्र क्या है? सक्रिय रहते हैं, यानी कि एक्टिव रहते हैं, लेकिन बाद में निष्क्रिय हो जाते हैं। देखिए आप जब भी लेक्चर दें तो आपका लेक्चर कम समय का होना चाहिए। आप अपने लेक्चर को कम समय में आसानी से बच्चों को समझा दें। अगर आपका लेक्चर लंबा हो जाएगा तो बालक की जो सक्रियता है वो क्या है? धीरे धीरे कम होने लगती है, बच्चा बोर होने लगता है। तो यही बता रहा है इसमें कि इस तरीके से यह विधि शिक्षक केंद्रित होती है। ऐतिहासिक विधि। इस विधि के अंतर्गत शिक्षक पढ़ाते समय आसपास की वस्तु को जोड़ता है, और इस विधि के प्रवर्तक कौन हैं? ब्रूनर हैं। अब देखिए व्याख्यान प्रदर्शन विधि। इस विधि में बालक और शिक्षक दोनों सक्रिय रहते हैं, जिससे छात्र की समस्याएं दूर हो जाती हैं। यानी कि ये जो व्याख्यान प्रदर्शन विधि है इसमें क्या है? बालक और शिक्षक दोनों एक दूसरे से अपनी जो समस्याएं हैं उसके बारे में बात करते हैं, समस्याओं को दूर करते हैं। अब बात करने वाले हैं ट्यूटोरियल विधि के बारे में। इस विधि के अंतर्गत कक्षा के छात्रों को छोटे छोटे समूहों में बांटकर शिक्षक उनके पास जाकर समस्याओं का समाधान करता है। यानी कि जो कक्षा हमारी है उसमें कि मान लीजिए 40 अगर छात्र हैं तो उसको 10-10 के भाग उस ग्रुप बना के उसको बांटकर तो एक ग्रुप में इस प्रकार से जाके शिक्षक क्या करता है? बच्चों की समस्याओं का समाधान करता है। अब देखिए अभिक्रमिक अनुदेशन विधि। इस विधि के प्रवर्तक जो हैं वो स्किनर हैं। इसमें पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे पदों में बांटकर शिक्षण कार्य होता है और बालक अपनी अनुक्रिया दिखाता है, जिससे बालक को नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है। यानी कि पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे पदों में बांटकर कार्य किया जाता है और बालक क्या है? अपनी अनुक्रिया दिखाता है, जिससे बालक क्या है? जाहिर है जब बालक अपने से अनुक्रिया करेगा तो उसको नवीन ज्ञान की प्राप्ति होगी।
अब देखिए समीक्षा विधि। इस विधि के अंतर्गत शिक्षक छात्रों का मूल्यांकन करता है। बाल केंद्रित विधि। अब देखिए इसके अंतर्गत है प्रोजेक्ट विधि। इस विधि के अंतर्गत शिक्षक छात्रों को प्रोजेक्ट कार्य देते हैं, जिससे बालक में समस्या दूर करने की प्रवृत्ति जागृत करता है। चर्चा विधि। इस विधि के अंतर्गत शिक्षक पाठ्यक्रम में किसी एक भाग पर बालकों में सामूहिक चर्चा करता है, तत्पश्चात समस्या का निदान करता है। यह छात्र केंद्रित विधि से है। असाइनमेंट कार्य। इस विधि में छात्रों को 2 प्रकार के कार्य दिए जाते हैं। पहला है गृह कार्य, दूसरा है यानी कि विद्यालय कार्य। जो बालक गृह कार्य करने में असमर्थ होता है उसे कक्षा में कार्य नहीं करने दिया जाता है। निगमन विधि देखिए क्या होती है। इस विधि के अंतर्गत पहले छात्रों का नियम बता करके छात्रों को उदाहरण दिया जाता है। आगमन विधि देखिए, इस विधि के अंतर्गत पहले उदाहरण बच्चों को समझाया जाता है, तत्पश्चात नियम बताया जाता है। अब देखिए ह्यूरिस्टिक विधि किसको कहते हैं, यानी कि करके सीखना। इस विधि के अंतर्गत बालक करके सीखता है। जैसे पहले छात्र के समक्ष पूरी समस्या रखी जाती है और छात्र अपने अपने जो कोहलर के सिद्धांत से मेल खाती है। वीडियोस पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।